इस घर के आदमी के ऊपर यूएपी लगाए हुए, फिर भी यहाँ पे तिरंगा फहराया हुआ, ये असली देशभक्त है। अगर हमारा नाम उस देशभक्ति की लिस्ट में नहीं है तो मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं होना चाहिए। हम क्यों करें देशभक्ति साबित? अगर हमें करनी है तो और लोग भी करो। पहले उनके लिए 15 अगस्त ईद की तरह मनाते हैं। वो लोग जो जेल में गए हैं वो डरे नहीं हैं। मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जो कानूनी कार्रवाई वो लोग हम पर कर रहे हैं ना, असल में पुलिस के ऊपर ही वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा षड्यंत्र जो रचा हुआ है, सारा का सारा पुलिस ने रचा हुआ है। सभी साथियों का सलाम। आप सबको खालिद के बारे में पता ही है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं सभी लोग। पर जैसे अभी टाइटल भी है किस किस को कैद करेंगे, इस पर भी 1-2 बार प्रोग्राम हो चुका है हम सभी का। कई बार अभी मैं रास्ते में आ रही थी, मैं यही सोच रही थी कि अब क्या बोलूं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नया नहीं है। वही सब ज़िंदगी चल रही है 3 साल से। खालिद को 3 साल हो गए हैं। अगले महीने फरवरी की 26 तारीख को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एक के बाद एक रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, बच्चों को लेके, घर को लेके। पर हमारी फ़ाइट उसी तरीके से चल रही है जैसी डे 1 पे थी। कुछ भी नहीं बदला, ज़रा बराबर भी चीज़ें नहीं बदली है हम लोगों की। एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस, आज यहाँ आवाज़ उठानी है, आज वहाँ आवाज़ उठानी है, आज ये करना है, आज वो करना है। जैसे कि सरकार ने अपने कानों में रुई डाल ली हो और आँखों पे पट्टियाँ बांध ली हो। गांधी जी के 3 बंदर वाली कहानी लागू तो कहीं और होती थी, पर आज के टाइम में वो सरकार इस्तेमाल कर रही है कि किसी की मत सुनो, किसी के लिए मत बोलो और अपनी आँखों पे पट्टी बांध लो, कुछ मत देखो। जो हम बोल रहे हैं बस वही सबको मानना है, जो हम कहना चाहते हैं वही सबको सुनना है। अपनी चीज़ें थोपना चाहती है ये सरकार। जो लोग बोल रहे थे, जो लोग बोलना चाहते हैं, अभी जो ये हाल कर दिया है ना लोगों का, कि जिन लोगों को लगता है कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे, वो पहले अपने पीछे जो लोगों के साथ हशर हुआ है उनको देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सहम जाते हैं। खालिद जैसे और भी कई लोग हैं, उमर हैं, शर्जिल हैं, मिरान हैं। मैं ज़्यादा किसी को तो नहीं जानती, मैं दिल्ली दंगों में जितने भी लोग हैं, कोर्ट के आने जाने की वजह से अब उन सभी लोगों को जान गई हूँ। अतर है, गुलफिशा है, एक बहुत कम उम्र बच्ची है, वो अभी उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, शादाब हो गया, अतर है, तो उनकी अम्मी से, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। उनके जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी तो 6 साल की थी मेरी बेटी, अभी 9 साल की हो गई है। अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं उसे। अब उसको पता चलता है कि उसके फादर नहीं हैं उसके पास में। बहुत सारी चीज़ों को मतलब वो ऐसा सोचने लगी है चीज़ों के बारे में। जेल जाना, मैं जेल जाती हूँ खालिद से मिलने के लिए, तो कभी कभी ज़िद करती है कि मुझे भी जाना है अब्बू से मिलने, पर मैं नहीं चाहती कि उनके दिमाग में जो इमेज पुलिस की या किसी की भी बनी हुई है, इसी वजह से मैं उनको कोर्ट भी लेके नहीं जाती। क्योंकि 1-2 बार मैं लेके भी गई थी कोर्ट, तो वो पुलिस वालों का जिस तरीके का रवैया होता है ना, वो बड़ों के साथ तो जैसा होता है वैसा होता है, बच्चों के साथ भी सेम रहता है। अगर वो बच्चे अपने अब्बू को टच भी करना चाहते हैं तो हाथ झड़क देते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चों को उसके बाप के लिए कोई खतरा नहीं है एक दूसरे से, पर फिर भी वो उनको धक्का दे देते हैं। तो इसी वजह से वो उनको ले जाना मैंने वहाँ भी बंद कर दिया। तो एक मुद्दत हो गई बच्चों को अपने अब्बू को देखे हुए। हम लोगों का सबका ही हाल एक जैसा है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं हम लोगों की। हम लोग कोर्ट में मिलते हैं तो मतलब अब जिस दिन ये कॉन्स्पिरेसी वाला केस की डेट होती है, उस दिन हम लोगों को अपने लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर्स जो जेल के अंदर है, उन लोगों से मिलने की तो ख्वाहिश होती ही होती है। साथ में उन सब से भी मिलने की ख्वाहिश होती है कि जो लोग वहाँ पे आएंगे। तो किसी के भी हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई अपने बेटे के लिए परेशान है, मैं अपने शौहर के लिए परेशान हूँ, उनके लिए कोर्ट जाना, जेल जाना। तो हम लोगों की लाइफ एकदम सरकार ने बिल्कुल ही उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से कि डिस्ट्रॉय कर दी है। जो वो सोच रहे हैं उन लोगों ने वो लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि इस केस को हम लोग ट्रायल में ना लाएं। लंबी लंबी डेट्स दी जाती हैं, जज नहीं बैठते। पुलिस जो कानूनी कार्रवाई वो लोग हम पर कर रहे हैं ना, असल में पुलिस के ऊपर ही वो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस, ये पूरा षड्यंत्र जो रचा हुआ है, सारा का सारा पुलिस ने रचा हुआ है। झूठे केस लगाना, खालिद को और बाकी लोगों को बिना मतलब के केसों में अरेस्ट करना, सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया।
उन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतनी सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कैसे कर सकती, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं, जिन लोगों की इमेज सब लोगों ने ये बना रखी थी कि ये लोग घरों में रहने वाली हैं, दब के रहने वाली हैं, ये लोग बोलना नहीं जानती, इन लोगों को किसी काम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। उस इमेज को ये लोग, जब हम लोगों ने, मेरी जैसी और महिलाओं ने तोड़ा, तो सरकार हिल गई। सरकार को लगा कि शायद ये बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके बहुत सारे हथकंडे भी आजमाए थे इन लोगों ने उस प्रोटेस्ट को जानने के लिए, तोड़ने के लिए। जब इन लोगों से वो कुछ भी नहीं हुआ, तब आया कोरोना। कोरोना ने जो बची खुची कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है वो पुलिस ने उठाया है, क्योंकि उस टाइम पे ना आप लोग ना हम जैसे लोग कहीं निकल पा रहे थे। साइलेंटली उस टाइम पे सब लोगों को अरेस्ट करने का, झूठे केस लगाने का जो असली काम करा था वो उस टाइम पे करा गया। एक थाने से दूसरे थाने ले जाना, उनको मेंटली हैरेस करना, उनके परिवार वालों को मेंटली हैरेस करना। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में थे, ठीक है, एक दूसरे का साथ की ज़रूरत थी, फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत थी, बातें करने की ज़रूरत थी। उस टाइम पे हम लोगों के घरों के बाहर आस पड़ोस में, मोहल्ले में पुलिस आकर पूछताछ करती थी। इंडिया की टॉप एजेंसीज जब आपके पीछे पड़ जाती है ना, तो आप डर के मारे आपके खुद के रिश्तेदार, खुद के सगे रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देते हैं। वो चीज़ हमने झेली है। अगर मैं एक एक स्टोरी बताने लग जाऊँ, एक एक डे बाय डे की या महीने बाय महीने की या साल की, अब तो 3 साल हो गए ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो कि आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हम हैं कहाँ। मेरे बच्चों के सवाल, आप अब्बू कब आएंगे, हर रोज़, हर ईद पर, हर उनके बर्थडे पे, अपने अब्बू के बर्थडे पे, एक एक ईद पे, एक एक त्यौहार पे, 15 अगस्त पे अभी सब लोग, वो हमारे मोदी जी ने बोला था कि, प्रधानमंत्री जी ने बोला था झंडा फहराइए। ऐसी ऐसी जगहों पे प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद में ये साबित करा गया, जहाँ पर कभी झंडे नहीं फहराए जाते थे, कि हम देशभक्त हैं। आरएसएस के मुख्यालय पे इतनी सारी जगहों पे झंडे फहरा के ये साबित करा गया कि हम देशभक्त हैं। और हमारे घरों के जैसों का क्या हाल, जहाँ पे हर साल ही झंडे फहराए जाते हैं, पैदा होने से लेके आज तक फहरा रहे हैं। मेरी इतनी सी बच्ची जिसके अब्बू को इस सरकार ने यूएपीए एक्ट लगा के देशद्रोही साबित करके, उनके हिसाब से तो वो लोग साबित कर ही चुके हैं। मीडिया में जिस तरीके का मीडिया ट्रायल करा गया है उन लोगों का, सबका उनकी तरफ से उन्होंने कर दिया। बाकी तो अब हमें साबित करना है कि हम क्या हैं। मेरे बच्चे हर 15 अगस्त पे सेम चीज़ें करते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। उनके लिए 15 अगस्त ईद की तरह मनाते हैं वो लोग। तो हम लोग अब हमारे घरों के फोटोज़ कैमरे में क्यों नहीं, मतलब वीडियोस क्यों नहीं वायरल कर रहे? क्यों एक जहाँ 75 साल से 70-75 साल से झंडा नहीं फहराया गया था, उस दिन 15 अगस्त में झंडा फहरा दिया, वो सब वायरल हो गया। हमारा भी तो वायरल करके बताओ कि भैया इस घर के आदमी के ऊपर यूएपीए लगाए हुए, फिर भी यहाँ पे तिरंगा फहराया हुआ, ये असली देशभक्त है। ऐसे करके भी तो वायरल करा जा सकता है ना। क्यों हमें ही बार बार साबित करना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं? ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को चाहिए देशभक्ति साबित करवाने के लिए, और हम क्यों करें देशभक्ति साबित? अगर हमें करनी है तो और लोग भी करो, पहले सब लोग करो अपने अपनी देशभक्ति साबित। अगर हमारा नाम उस देशभक्ति की लिस्ट में नहीं है तो मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी कुछ साल पहले तक मैं इस बेंच के उस तरफ बैठती थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी इस जगह पर आके खड़ा होना पड़ेगा और मेरे शौहर की फ़ोटो यहाँ पर होगी। जब मैं आती थी इस तरीके से 4 या 5 फ़ोटोज़ होते थे कि अब यहाँ ये अरेस्ट कर लिया, वहाँ ये अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ इतने सारे फ़ोटोज़ हैं और एक एक करके, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप में से किस किस के और आगे लगेंगे। हो सकता है कल को मेरा भी लग जाए, आपका लग जाए, किसी और का लग जाए। ये किस किस को कैद करोगे ना, ये यही है। और ये चंद ही लोग रह गए हैं। कुछ लोगों को इन्होंने डरा के बिठा दिया है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया है। तो प्लीज़ जो जेल में गए हैं वो डरे नहीं हैं। इनका ये आखिरी हथकंडा था, जेल में डालो, यूएपीए लगाओ, सालों तक जेल में सड़ाओ। इसके अलावा इनके पास कुछ और नहीं है।
मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से खालिद के ऊपर से, उमर के ऊपर से अभी एक केस डिस्चार्ज हुआ है, इसी तरीके से यूएपीए के लिए भी ना अपने मुंह की खाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत रिहा होकर फ़ख्र के साथ सब बाहर आएंगे और एक इनकलाबी ताकत के साथ, मजबूती के साथ बाहर आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारा इसी तरीके से साथ देते रहिए जिस तरीके से आज हम खड़े हुए। मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, चाहे मैं कोर्ट में खड़ी हूँ। मुझे पता है कि फ़ाइट हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है क्योंकि उस वक्त में कोई साथ नहीं होता, पर मुझे ये पता है कि जब मुझे आवाज़ देनी है तो मेरे साथ सभी लोग खड़े होंगे। शुक्रिया।